जैसा कि हमने आपसे कहा था फेसबुक के ऊपर कि हम आपसे चर्चा करेंगे, और चर्चा क्या करेंगे कि ये जो तबाही भारत में मची हुई है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो यमुना से लगते किनारे या गंगा से लगते हुए किनारे पर बसे हुए लोग हैं उनमें। और पंजाब में भारी तबाही का मंजर आप देख रहे हो, हिमाचल में भारी तबाही का मंजर देख रहे हो, उत्तराखंड में भारी तबाही का मंजर हम सब देख रहे हैं। तो इसके पीछे, वो तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है। हमने कहा था सभी, आप जानते हैं बारिश ज्यादा हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो इस पर कयास लगाए जा रहे थे। हार्प टेक्नोलॉजी जो है, हाईली एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम, जो अमेरिका ने डेवलप किया हुआ है और बहुत लंबे समय से, लगभग 1950s के दौर से ही वो इस पर अपना काम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है इसके पीछे कि, और जैसे कि वियतनाम वॉर में अमेरिका ने जो मानसून सीजन था 1967 में, उसको लगभग 45 से 50 दिन बढ़ा दिया था। ये तो 1967 में था, और आज तो 2025 के युग में आप जी रहे हो। तो टेक्नोलॉजी से क्या कुछ संभव नहीं है? क्या संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है, शायद ऐसा लगता है। और हार्प के ऊपर तो आप, जो राज्यसभा में जो अनिल माधव दवे प्रख्यात पर्यावरण मंत्री हैं, उसके ऊपर भी आप उनका बयान, रजिस्टर्ड बयान है, उसकी पीडीएफ मेरे पास भी है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनका जो बयान है उसको भी सुन सकते हैं कि हार्प के ऊपर उन्होंने बयान दिया था कि आइनोस्फीयर में और हाईली एक्टिव ऑरोरल रिसर्च फ्रीक्वेंसी से अमेरिका जो है भारत के वातावरण में भी बदलाव कर रहा है। अभी वो जीवित नहीं है, वो शख्स अनिल माधव दवे की इसी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, 2016 में उनकी डेथ हो गई, वो अचानक मृत पाए गए। दूसरा क्या है कि कैमट्रेल है, क्लाउड सीडिंग टेक्निक है। तो वो कैमट्रेल के ऊपर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर जी हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि हम 4 से 11 जुलाई में कराएंगे बारिश। तो उसके लिए उन्होंने पर्यावरण से मंजूरी के लिए अपनी फाइल भी दी है। तो ये प्रूफ हो गया है कि कैमट्रेल से कराई जा सकती है। आईआईटी कानपुर 2017 में ही ये सिद्ध कर चुकी है कि कैमट्रेल से, क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, भारत के पास है। अब अमेरिका की बात नहीं हो रही है, आईआईटी कानपुर ये सिद्ध कर दिया। और अभी 3 सितंबर को जयपुर में जो बांध है उसके एरिया में जो है, अभी ड्रोन से शशांक, एक वो कैप्टन था जिसने उड़ाए, उन्होंने वहां बारिश कराई है, कितने एमएम कराई है वो सब डाटा है, और उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब, उस पर बातें हो रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं। आप भी नजरें बनाए हुए हैं, जो समझदार लोग हैं, जो वैश्विक व्यवस्था को समझते हैं, नई विश्व व्यवस्था जो आने जा रही है उसको जो समझते हैं, उस पर भी, उस पर हम बात आज नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, इनके अलावा भी बाढ़ का कोई कारण है क्या? हाँ दोस्तों, और ये बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। मैं बहुत जल्दी बहुत सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा कि बाढ़ का जो कारण है, भाई हार्प से और केमट्रेल से बारिश कराई जा सकती है, बादल को फाड़ा जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेचुरल तरीके से भी बारिश ज्यादा हो सकती है और बादल फट सकते हैं, ये भी बात सही है। और चूंकि ये मानसून सीजन है तो इसमें दोनों ही संभावनाएं हैं कि भाई बाढ़ से भी, उससे भी हो सकता है नेचुरल भी, और टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। लेकिन तीसरा बड़ा कारण क्या है? तीसरा बड़ा कारण है बांध। ये जो बांध भारत में बने हुए हैं, आपने कभी इन पर गौर नहीं किया है, किसी ने भी इन पर शायद गौर नहीं किया है, ये बांध क्यों बने हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, और बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बांध है। उदाहरण, आप बिहार की स्थिति देख लीजिए, बिहार सूखाग्रस्त है। इतनी भयंकर बारिश में भी बिहार में आधे जिलों में सूखा है, लेकिन आधे जिलों में बाढ़ की समस्या है। बारिश जब हुई नहीं है तो बाढ़ कैसे आएगी बिहार में? ये अभी स्थिति, आप निकाल लेना डाटा। और पूरे साल की सबसे कम बारिश इस बार वहां होने वाली है, वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं। तो वहां की खेती भी प्रभावित होगी, गर्मी भी वहां ज्यादा होगी, और फसल मानसून चक्र भी, वहां फसल का जो चक्र है वो भी प्रभावित होगा। वो कारण है बाढ़ का बांध, जो पानी का जो जरा आपने रोका हुआ है। तो भारत में बांध कितने हैं, अभी हम इन पर प्रॉफिट चर्चा करेंगे। आप इसको सर्च करना, मैं दोनों पहलू आपके बीच रखूंगा आज कि बांध से क्या क्या फायदे हैं और किन बातों के ऊपर बांध अब बनाया गया है, उसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। दूसरा, मैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स की चर्चा करूंगा, और वो कैसे बाढ़ में सहयोगी होता है उस पर भी चर्चा करूंगा। तो चर्चा करते हैं, भारत में बांधों की संख्या कितनी है। भारत में कुल छोटे बड़े मिलाकर के 5700 से ज्यादा बांध है। अब हम सारे बांधों की चर्चा करें तो उचित नहीं होगा, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, और उस पर चर्चा करना ठीक भी नहीं है। हम चर्चा करेंगे बड़े बांधों के ऊपर। बांध का सबसे पहले आप सुन लीजिए काम क्या है, क्या उद्देश्य है बांधों का। वो है, पहला जो उद्देश्य बताया जाता है वो बताया जाता है कि खेती तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए बांध की आवश्यकता है। दूसरा उद्देश्य बताया जाता है कि बरसात का जो पानी है, जो नदियों में चला जाता है बह करके और व्यर्थ ना हो जाए, उसको एक जगह
बांध बना करके रोक लिया जाए और फिर बरसात जब खत्म हो जाएगी तो नहरों के जरिए पानी को सप्लाई कर दिया जाए खेतों में। दूसरा उसका जो अर्थ है बांध का काम है वो है बिजली उत्पादन, हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रो पावर जनरेशन। दूसरा ये बड़ा काम होता है बांध बनाने का। तीसरा जो बड़ा काम होता है जो बताते हैं कि बांध का, वो आप खुद तय कर लेना, वो है बाढ़ नियंत्रण। बांध बाढ़ नियंत्रण करते हैं कि बांध से बाढ़ आती है, ये सोचने का विषय है। फिर चौथा जो है शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति करना बांध से, वो कितना हो रहा होगा आप लोग समझते हैं। चौथा इसमें है पर्यटन को बढ़ावा देना, और जो सबसे बड़ा कारण है वो है औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक उपयोग क्या, जो बड़े उद्योग हैं जैसे स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट को बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है, और उस पानी को स्थायी पानी का जो सिंचाई है या स्थायी पानी की जो सप्लाई है वो सिर्फ बांध कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है बांध बनाने का। अब औद्योगिक उपयोग है दोस्तों, तो औद्योगिक उपयोग के लिए बांध बनाए जाते हैं, मैं ऐसा कहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है और वो जनता उसका विरोध करती है, और जनता जब विरोध करती है फिर भी वहां बनाया जाता है, तो वो जनता के फायदे के लिए, जनता का फायदा उसमें कम होता है, दिखाया ज्यादा जाता है। फायदा असलियत में कॉर्पोरेट्स का होता है, क्योंकि नीतियां कॉर्पोरेट्स के लिए बनती हैं और कॉर्पोरेट्स को ही उसकी फायदा होता है, क्योंकि अगर बिजली भी बनाएगा तो कॉर्पोरेट्स को ही फायदा जाएगा, कॉर्पोरेट से बिजली बनाएगा। लेकिन जो बांध बनेगा वो पब्लिक सेक्टर के, जनता के टैक्स के पैसे से बनेगा, जनता की इच्छा के विरुद्ध बनेगा। अब 5 बड़े बांधों की हम चर्चा करते हैं आपके बीच। 5 बड़े बांध कौन कौन से हैं भारत के। पहला बांध है टिहरी डैम। ये उत्तराखंड राज्य में है, गंगा के ऊपर बना हुआ है। 200 सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है, 260 मीटर की ऊंचाई है इसकी भारत की, और ये 1978 से 2006 में, मतलब 1978-75 के बाद से ये परियोजना चली, 2006 तक बनकर के ये पूरा हुआ। और जितने भी पर्यावरणविद थे, जितनी भी साइंटिस्टों की रिपोर्ट थी, वो सब इसके खिलाफ में थी कि ये बांध नहीं बनना चाहिए गंगा के ऊपर, इसका नुकसान है। क्योंकि चाइना से मात्र 400 मील की दूरी पर या 400 किलोमीटर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, उस पर है। और अगर चाइना रडार सिस्टम इतना, चाइना की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि रडार भी नहीं पकड़ सकती, एक वो मिसाइल छोड़ेगा, बांध आपका तोड़ देगा और आधा भारत सफाया हो जाएगा। ये रिपोर्ट में लिख के दिया था वैज्ञानिकों ने कि खतरे में, ऐसे भयानक खतरे में लोगों को नहीं डाला जा सकता, और मात्र 40 साल तक ये चलेगा बांध। तो इतने अल्पकालीन लाभ के लिए 2006 में तैयार हुआ, 2040 में इसको वैसे ही बंद हो जाना है बांध को, क्योंकि उसमें जो रेत होता है पानी में जो ऊपर से आता है, वो रेत उसके लेवल को बढ़ाता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो अभी बात हो रही है कि हम पानी को खाली कर रहे हैं टिहरी डैम के, क्योंकि 2040 नजदीक है, 25 में आप रह हो, तो 5-7 साल खाली करेंगे धीरे धीरे। तो इतने अल्पकालीन के लिए फिर लाभ किसका है इसको बनाने में। और इसकी जो सिंचाई, ये जो बिजली बनाता है वो 1000 मेगावाट से लगभग हाइड्रो बनाता है, और जो सप्लाइड स्टोरेज वाली बनाता है वो भी 1000 मेगावाट बनाता है। इससे जो सिंचाई कितनी होती है, इससे लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। दिल्ली उत्तर प्रदेश को पीने का पानी भी ऐसा बताते हैं कि वो उपलब्ध करवाता है। कितना गांव के लोग बांध का पानी पीते हैं, गांव के लोग जानते हैं। दिल्ली के लोग अगर इस बांध का पानी पीते हैं तो आप दिल्ली के लोग बताएंगे कि भाई वहां से पानी आता है यहाँ, लेकिन बताया जाता है कि ये आपूर्ति करता है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, इसको बनाने के लिए 100 से ज्यादा गाँव डूबे, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, प्रभावित मतलब स्थापित किया गया, और इस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। राजीव भाई ने भी टिहरी डैम के विरोध में आंदोलन किया था। उनका जो सामने का दांत टूटा हुआ है वो भी लाठीचार्ज में टिहरी डैम के आंदोलन में टूटा था। बहुत लोगों ने इस पर आंदोलन किए, एक तो पर्यावरणविद बहुत बड़े बड़े ने इसको मना किया, लेकिन अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट आ गया। इसका बांध का जो बजट था पहले वो 100-200 करोड़ था, लेकिन फिर इसको बनाए, बहुत बड़ा बांध बनाना है भाई, तो उसमें पैसा अमेरिका एजेंसी का लगा हुआ है। 8000 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था उस समय के 8000 करोड़ रुपए 2006 के। आज अगर आप उनको गिनती करोगे तो 3 गुना जो रुपया है उसकी डिवैल्यूएशन 2006 से अब तक हो चुका है, तो लगभग 24,000 करोड़ रुपए में आज के समय के हिसाब से बनके तैयार हुआ ये बांध। पैसा किसका लगा, अमेरिका की कंपनियों का। क्यों, उनको क्या फायदा है भाई इससे, ये सोचने का विषय है। दूसरा, भांगड़ा नंगल बांध, ये हिमाचल में बना हुआ है, हिमाचल पंजाब में, सतलज नदी के ऊपर, 226 मीटर इसकी लंबाई है, 520 मीटर इसकी मतलब लंबाई, 226 मीटर ऊंचाई है, 520 मीटर इसकी लंबाई है। 1948 से 63 में बना, 1325 मेगावाट की ये सब बिजली उत्पादन बनाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 1 करोड़ हेक्टेयर को ये बताते हैं कि भाई ये पानी की सप्लाई करता है, खेती की सिंचाई करता है। इसका प्रभाव क्या है, भारत का आधुनिक मंदिर इसको कहा जाता है, लेकिन पंजाब में बाढ़ का खतरा और सिल्ट की समस्या लगातार बनी रहती है इस बांध के कारण। और ये जो आप देख रहे हो इसी के कारण है, भाखड़ा नंगल बांध के कारण ये जो स्थिति बनी हुई है। और अभी 2-3 सालों में वो जमीन भी खेती लायक नहीं होगी, जनहानि जो हुई है वो अलग, मकान की हानि जो हुई है वो अलग, और पशुओं की हानि जो हुई है अलग। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई है, जो प्राकृतिक रूप से खेती का नुकसान हुआ है, वो बहुत भयंकर होने वाला है। इसके जो परिणाम अब सामने आएंगे कि आपको खाद्यान्न की समस्या बहुत बड़ी झेलनी पड़ेगी, वो भी। तीसरा डैम अपना गुजरात नर्मदा में, नर्मदा प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, 163 मीटर की ऊंचाई है, और 1987 से 2017 तक बनकर तैयार हुआ। 1450 मेगावाट ये बिजली उत्पादन करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में 18 लाख हेक्टेयर बताते हैं कि सिंचाई का पानी की व्यवस्था करता है। अब इसका जो प्रभाव है
वो है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन इसके विरोध में लड़ा गया, बड़ा सामाजिक आंदोलन था, लाखों लोग प्रभावित हुए, विस्थापित हुए, लेकिन फिर भी ये बांध बना। चौथा, इंदिरा सागर बांध, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी नर्मदा के ऊपर ही है। इसकी 92 मीटर ऊंचाई है, लंबाई इसकी 653 मीटर है। 1984 से 2005 में ये लगभग कंप्लीट हुआ। 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। 1.23 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था या जल की आपूर्ति करता है। पांचवा है कोयना बांध, महाराष्ट्र में बना। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, 130 मीटर इसकी वो है। और जी निर्माण ये हुआ इसका 1962 में। 960, भारत का सबसे बड़ा मेगावाट, मतलब 960 मेगावाट भारत की सबसे बड़ा हाइड्रो का प्रोजेक्ट है ये, जो बिजली उत्पादन करता है, महाराष्ट्र को सिंचाई करता है। इसका प्रभाव क्या है? 1962 में बना, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ था, कोयना वाला जो क्षेत्र है उसमें भूकंप आया था 1967 में। तो इस बांध को जो बना था उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो हाइड्रो की जो वहां सबसे ज्यादा हाइड्रो बनती है, मतलब बिजली बनती है 1960 मेगावाट, तो ये उसका सबसे बड़ा कारण था। अब अमेरिका में कितने बांध है दोस्तों? और भी बहुत देशों में है, कनाडा में, सब जगह बांध है। तो क्यों? क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कंपनी आधारित है, उद्योग आधारित है, और वो फैक्ट्री आधारित अर्थव्यवस्था पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, खेती नहीं हो सकती है, तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। ठंड बहुत ज्यादा है, वातावरण उनके यहाँ नहीं है जो एक जगह हो सके काम, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है उनको। और भारत में क्या है, वहाँ जनसंख्या भी कम है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत है, खेती की जमीन बहुत अच्छी है, पशुपालन यहाँ अच्छा हो सकता है, सारी फसलें हो सकती हैं, गाँव में 2000 से ज्यादा फसलें हो सकती हैं, बरसात बहुत अच्छी होती है, पानी की अंडरग्राउंड वाटर बहुत अच्छा भारत का था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हम नकल करते हैं दूसरों की, क्योंकि अकल हमने अपनी खो दी है। खैर उस पर चर्चा करेंगे। अभी भारत, अमेरिका में 90,000 से ज्यादा बांध है, भारत में तो 55 मतलब 5700 ही बांध है। और होवर डैम और ग्रांड कोली डैम सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है वहां अमेरिका का। अब हम बताते हैं आपको कि बिजली उत्पादन जो है वो कितनी भारत में होती है और खपत कितनी होती है, और डैम से जो बिजली के लिए जो बताते हैं कि बिजली बनाता है डैम, वो कितनी बिजली बनाता है वो भी आपको पता लग जाएगा। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है वो 2025 जुलाई तक वो है 450 गीगावाट, लगभग 450 गीगावाट। अब इसमें से जो हाइड्रो पावर की हिस्सेदारी है जो बांधों से आती है वो लगभग 42 गीगावाट है, मतलब कि 10% हिस्सेदारी ही, मतलब 10% ही बिजली जो ये हाइड्रो से बनती है बांधों से, भारत की कुल बिजली खपत की या कुल बिजली जो स्थापित है उससे 10% ही बांध बनाता है। बिजली खपत कितना है भारत का 2024-25 तक? सालाना 1600 से 1700 अरब यूनिट KWH, 1600 से 1700 अरब यूनिट भारत का बिजली खपत है। और जल विद्युत से जो उत्पादन होता है वो लगभग 150 से 170 अरब यूनिट का होता है, वही निकलता है कितना? 10%, यानी कि बांधों से सिर्फ 10% होता है। बाकी बिजली कहाँ से आती है? कोयले से 70%, कोयले का जो थर्मल पावर प्लांट है उससे 70% बिजली का उत्पादन होता है। भारत की जो इस्तेमाल हो रही है उसमें उद्योगों की भी, गाँव की भी, शहरी भी, सब कुछ, खेत की भी। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है भारत के पास, जैसे सोलर है, पवन है, यानी विंड है, और बायोमास है, उससे जो बिजली हो रही है, जैसे गन्ना भी बनती है, बिजली बनाता है, शुगर मिल भी, तो वो 15% है। जो न्यूक्लियर एनर्जी भारत बना रहा है, परमाणु से जो ऊर्जा बना रहा है वो 3%, और जल विद्युत से, वो मैंने आपको बताया बांध से, वो 10%। अब जो बांध बनाने में जो खर्चा आता है, छोटे अगर चेक डैम बनाए जाएं तो वो लगभग 5 करोड़ से, ग्रामीण स्तर पर वो 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में बनेंगे। मध्यम स्तर का जो सिंचाई डैम बना जाए वो 500 करोड़ से लगभग 3000 करोड़ तक बनेगा। और बड़े मल्टीपर्पज डैम जो है जैसे नर्मदा, टिहरी, पोलावरम, वो 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक। उदाहरण के लिए मैं 2 उदाहरण आपको बता दिया, वो टिहरी का मैंने उदाहरण दे दिया, उस समय के 8,000 करोड़ में बना, भारत का सबसे ऊंचा। आज के समय में वो 24,000 करोड़ के लगभग आएगा। सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात का नर्मदा पर, उस लंबे समय में वो परियोजना पूरी हुई, तो उस पूरी परियोजना की लागत 60,000 करोड़ रुपए थी। और पोलावरम डैम जो है आंध्र प्रदेश का, वो 55,000 करोड़ से अधिक। तो मतलब अगर ये 3 डैम ही जोड़ लें, मतलब 1,40,000 करोड़ के लगभग बैठता है इनका कुल खर्च। अब ये तो आ गई बात दोस्तों ये कि इनसे फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। आप देख लेना आपको क्या लगता है, मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ। एक व्यू आपने सुना है, जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो आपको बताया गया है कि डैम से फायदा होता है, डैम बनाने पड़ते हैं। दूसरा व्यू आज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़, जब बारिश कितनी ज्यादा हो जाए वो बहकर के निकल जाएगा, नदियों का जलस्तर उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन जब वो डैम में पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी ओवरफ्लो होता है, तो वो उसको छोड़ते हैं, और लाखों क्यूसिक पानी जब छोड़ा जाता है एकदम से, तो वो फिर जो पानी का जब बहाव तेज होता है तो वो घरों में घुस जाता है, नगरों में घुस जाता है, बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। बारिश उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बाढ़ के लिए, बांध बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो उससे जो फायदे हो रहे हैं, भाई 10% बिजली बना रहा है वो सब,
जो 90% बिजली है वो दूसरे सोर्स से आ रही है पूरे देश की। तो जो 10%, मात्र 10% बिजली उत्पादन के लिए एक तो इतना बड़ा आर्थिक जोखिम देना, क्या ठीक है? आप सोचना। दूसरा, ये जो नुकसान है पर्यावरण का और वातावरण का, नदी के पानी को रोक लेना, वो क्या ठीक है मात्र 10% के लिए? तीसरा, बताते हैं कि उसका लाभ है कि सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। तो सिंचाई का पानी अगर बांध से ले, अगर उसको वैसे करें, लोकल स्तर पर हम छोटे छोटे डैम बनाएं, तालाब बनाएं, छोटे तालाब बनाएं, गांव अपनी स्वावलंबन पानी की व्यवस्था बनाएं, वाटर रिचार्जेबल की हम अगर व्यवस्था करें और इस पूरी जल प्रबंधन की प्रणाली को विकेंद्रित कर दें। विकेंद्रित मतलब कि अगर जरूरत भी पड़ेगी, जहां वैसे तो ट्यूबवेल से निकालते हैं, लेकिन ट्यूबवेल से भी ज्यादा निकालेंगे अगर, तो वो हम रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा पानी को, तो हमको तालाब, छोटे कुएं, जोहड़ हमको बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी नहर। और बिजली गांव अपनी बना सकता है, बिजली बनाने में कितना बढ़िया है, कोई बड़ी बात है। जो भारत के पास, गांव के पास जो पशुधन है उससे वो बायोगैस तो है ही है, बायोगैस से बिजली बन सकती है, उससे जो बचेगी फिर खेत के लिए, उसके लिए भी जो तालाब बनेगा या जो नहर जो गांव के पास होती है उससे बिजली बन जाएगी। दूसरा, तीसरा, जो खेती की सिंचाई की व्यवस्था है, अगर उसमें हम ऐसी फसलों का इस्तेमाल करें जैसे बाजरा है, जौ है, ज्वार है, मकई है, कोदो है, मिलेट्स हैं, और आपका जो हाइब्रिड बीज ना लेकर के, जो पानी जिनको कम लगता है, और अगर जल प्रबंधन को और खेती को बैलेंस किया जाए तो इतनी पानी की आवश्यकता नहीं है भारत के। मतलब लगभग 70% जो खेती में पानी उपयोग हो रहा है उसको कम किया जा सकता है एक ही झटके में। वो जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो समझते हैं इस बात को, तो वो ज्यादा बढ़िया है। या फिर जिसमें मतलब कि खर्च कम हो, आर्थिक बोझ भी ना पड़े, रख रखाव बहुत आसानी से हो सकता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। इतने बड़े बांध को टूट जाए तो नुकसान कितना, और छोटा बांध टूट भी जाए तो कोई नुकसान नहीं, मतलब जो गांव स्तर पर अपना बनता है, ब्लॉक स्तर पर, उसमें जो विस्थापन की समस्या नहीं है, लोग खुश हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, ज्यादा लोगों के लिए अवसर क्रिएट होते हैं काम करने के लिए, है ना, और प्रकृति और पर्यावरण में कोई उसकी दखलंदाजी नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है, ये हमको तय करना है। तो टेक्नोलॉजी तो मैं तो ये कहता हूं कि हानि रहित होनी चाहिए, जैसे हमको दवा बिना साइड इफेक्ट वाली चाहिए, तो टेक्नोलॉजी भी हमको वो चूज करनी पड़ेगी जो बिना साइड इफेक्ट की हो। उसके सारे एक्सपेक्ट्स पर हमको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिया, इसको तो अज्ञान कहेंगे, जिसको विज्ञान बताया जा रहा है। विज्ञान थोड़ी है ये, विज्ञान कहते हैं विशिष्ट ज्ञान को। ये है एक हिस्सा ज्ञान का कि भाई ये भी ऐसे भी हो सकता है। आपकी जरूरत क्या है, आपके लोकल में क्या क्या संसाधन है, उनके हिसाब से टेक्नोलॉजी तय होती है। राजीव भाई कहते थे कि विज्ञान सार्वभौमिक होता है और तकनीक हमेशा लोकल होती है। दूसरा, जैसे भगवान कृष्ण ने, आपने सुना होगा कि गोकुल में बहुत पानी भर गया था, इंद्र का कोप हुआ था, यानी इंद्र का कोप मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो जो नदी थी, मथुरा जो शहर है, गोकुल जो है वो नदी के किनारे है। उस नदी के किनारे, उस नदी का भी फिर जल स्तर बढ़ा और बारिश ज्यादा लगातार चलती रही, तो पानी जब भरा नगर में भरने के कारण उस समय तात्कालिक उपाय किया भगवान कृष्ण ने कि ऊंची जगह पर ले गए, जिसको बोलते हैं कि गोवर्धन पर्वत उठाया। गोवर्धन उठाने का अर्थ यहाँ है कि लोगों के सहयोग से उन्होंने पशुओं को भी, गाय को भी, और ग्वाल बाल को भी, जो लोग थे उनको भी, और जो खाने का पीने का जो इमरजेंसी का राशन था उसको भी, वो ऊंची जगह पर ले गए जहां लोगों की रक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, तात्कालिक उपाय तो वो किया, दूसरा फिर उन्होंने क्या किया, आप कहते हैं ना कि वो कालिया नाग ने, वो बोल उनकी गिर गई थी, फिर कालिया नाग ने वो किया था, फिर उन्होंने बांध, उसको बांध पानी से रोकने के लिए, बांध को रोकने के लिए वो जो दीवार बनती है उसकी व्यवस्था की। दोबारा अगर बारिश हो जाए तो निकासी की क्या व्यवस्था होगी, क्या हम अल्टरनेट खड़ा करेंगे, उस समय वो उन्होंने किया था। जो जल स्तर था, जो कीचड़ था, नदी नालों में जा रहा था, जो उसके ओवर, मतलब उसकी जमीन को दावा हुआ था लोगों ने, जो जोहड़ की जो लोग परवाह नहीं कर रहे थे, ये सेम स्थिति भगवान कृष्ण के सामने थी जो आज है। फिर उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया था, जल प्रबंधन की विकेंद्रित नीति को, क्योंकि कंस ने केंद्रित कर दिया था नीति को, और फिर उन्होंने उसको बाद में कैसे टैकल किया उससे हमको सीख लेनी होगी। और जो कृष्ण ने केंद्रीकरण किया था पूरी व्यवस्था का, जल प्रबंधन का भी उन्होंने केंद्रीकरण किया था। तो ये जो आज केंद्रीकरण है पूरे जल प्रबंधन का, और डैम बना करके देश को पूरे खतरे में डाला गया है, ये तो एक ट्रायल है दोस्तों। अभी आगे आप, अगर हम नहीं सुधरे तो अभी हमें तात्कालिक राहत के उपाय करने हैं, जो अभी तात्कालिक लोग कर भी रहे हैं। सरकार का तो आप देख रहे हो, कोई बड़े पूंजीपति जो हैं, जो आपसे टैक्स लेते हैं, हर चीज का पैसा लेते हैं, है ना, वो तो कोई सहयोग कर नहीं रहे हैं इस आपात स्थिति में। बड़े बड़े उद्योगिक घराने हैं, वो कोई इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार का अभी तक कोई सहयोग इसमें नजर नहीं आया है।
लेकिन जो समाज है, भाईचारा है, जो लोग हैं, जो वो सब सहयोग करने पर अड़े हुए हैं, बाहर से भी, देश से भी और राज्यों से भी, अलग-अलग हमारे गाँव ने भी सहयोग किया है, सबके गाँव सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो सामाजिक ढाँचा है, ये तो हम तात्कालिक उपाय कर लेंगे और हम आसानी से निकलेंगे इससे, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि भारत का जो सामाजिक ढाँचा है, भारत की जो नींव है, वो आधार ही भारत का आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक रूप से जड़ जो मजबूत है भारत की, क्योंकि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस पर जो टिका हुआ है, ऋषि संस्कृति इसको कहते हैं, ऋषियों का प्रिय देश कहते हैं, उस पर जो टिका हुआ है, यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन फिर भगवान कृष्ण को हमें याद करना होगा कि उन्होंने जो उपाय किए थे, विकेंद्रित जल व्यवस्था बनाई थी, उनके जो भाई थे बलराम, उनको बलराम का जो हथियार था वो क्या था? हल। मतलब कि वो कृषि के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने कृषि को और भगवान कृष्ण गाय, गोपालन और ये जल प्रबंधन, सब दोनों जब कंबाइन होकर के उन्होंने समाज को फिर उसको ट्रेंड किया था। तो वही हमको करना पड़ेगा, हमको पूरी व्यवस्था को जल की विकेंद्रित करना पड़ेगा। इन बांधों से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर लगता है इनसे कोई भला आपका हो रहा है किसी का, तो उद्योगों का हो रहा है, उद्योगपतियों का हो रहा है। और उद्योगपति, कोरोना में भी आपने देख लिया था, आपको जो कंपनी थी, उन्होंने जो आपको जो लोशन सा था जो हाथ पे लगाते थे जिसको, वो भी 500-500 रुपए का दिया। तो आज स्थिति में भी कोई उद्योगपति आगे नहीं आ रहा है, समाज आगे आ रहा है, तो समाज को मिलकर अपनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके लिए ही मैं सचिन, आपका दोस्त, जनता सरकार मोर्चा का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपको ये जानकारी देने के लिए आया। जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, क्योंकि दूसरों को भी बताना, और फिर हम मिल करके अपनी व्यवस्था बनाएंगे। जो प्रदेश की आत्मा को जगाने के लिए, देश की आत्मा को जगाने के लिए 300 योद्धाओं को तैयार करने की बात है, वो नवंबर में है। उसके लिए करण भाई का नंबर उन्होंने जारी किया, वही है। वो आप उनको मैसेज भेज देना, तो हम मिल करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे। हमको ये करना होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आभार। जय हिंद, जय भारत।